अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तकरीबन 2 साल पहले भारत अपने जासूस कुलभूषण यादव की सज़ा के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में गया और अदालत से दरख्वास्त की कि कुलभूषण को दी जाने वाली सज़ा कलअदम करार दी जाए, उसे रिहा किया जाए, मगर अदालत ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि अदालत ये मामला नहीं सुन सकती, आलमी अदालत ने मगर ऐसा भी नहीं किया। अदालत से जो फैसला आया है उससे पाकिस्तान भी खुश है और भारत भी मुतमईन दिखाई दे रहा है। दोनों इसे अपनी अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। इस पूरे फैसले का जायजा लेंगे, मगर पहले आपको बताते हैं कि भारत ने आलमी अदालत इंसाफ से क्या अपील की थी। भारत ने 8 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ में अपील की थी कि कुलभूषण के मामले पर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफ वर्जी की। आलमी अदालत इंसाफ पाकिस्तान की फौजी अदालत की जानिब से कुलभूषण यादव की सज़ा को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे और पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत के फैसले को कलअदम करार दे और कुलभूषण को सज़ा देने से रोके। साथ ही भारत ने यह भी दरख्वास्त की थी कि आलमी अदालत इंसाफ पाकिस्तान को हिदायत करे कि कुलभूषण को रिहा करे और महफूज भारत वापसी में सहूलत फराहम करे। इसके बाद भारत ने दूसरी इस्तदा यह की कि अगर अदालत को लगे कि कुलभूषण को रिहा नहीं किया जा सकता है तो अदालत पाकिस्तान को पाबंद करे कि वो फौजी अदालत के फैसले पर अमल ना करे। और फिर भारत ने यह भी इस्तदा की कि अगर ये भी ना हो सके तो कुलभूषण यादव के सिविलियन अदालत में ट्रायल का हुक्म दिया जाए और इसे तमाम सिविल और सियासी हुकूक फराहम करने का हुक्म दिया जाए, उसे काउंसलर रसाई फराहम की जाए, भारत को ये हक दिया जाए कि वो कुलभूषण के लिए कानूनी नुमाइंदगी का इंतज़ाम कर सके। ये थी भारत की दरख्वास्त। इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि आलमी अदालत इंसाफ ये केस सुन ही नहीं सकती, ये अदालत के दायरा इख्तियार में ही नहीं आता, क्योंकि कुलभूषण के केस में वियना कन्वेंशन का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि कुलभूषण यादव एक जासूस है। ये था दोनों फरीक़ैन का केस जिस पर दलाइल दिए गए। अब बात करते हैं कि अदालत ने अपने फैसले में इन अपीलों पर क्या कहा है। अब अहम बात यह है कि इस फैसले के सिर्फ एक नुक्ते से पाकिस्तानी जज जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने इत्तफाक किया है, बाकी तमाम नुक्तों पर उन्होंने इख्तिलाफ किया है। फैसले में लिखा है कि अदालत मुत्तफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंची है कि वो भारत की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त को सुनने का इख्तियार रखती है। ये अदालत एक वोट के बदले 15 वोटों की अक्सरियती राय से भारत की दरख्वास्त की कबूलियत पर पाकिस्तान के उठाए गए एतराज़ात को मुस्तरद करती है। इस नतीजे पर पहुंचती है कि भारत की दरख्वास्त काबिल समाअत है। अदालत इस एक वोट के बदले 15 वोटों के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान ने बिना किसी तात्तुल के साथ कुलभूषण यादव को वियना कन्वेंशन के तहत मिलने वाले हुकूक यानी काउंसलर रसाई के बारे में आगाह नहीं किया और इस तरह पाकिस्तान ने इन पाबंदियों की खिलाफवर्जी की है कि जो वियना कन्वेंशन की इन शिकों के तहत पाकिस्तान पर लागू होते हैं। एक वोट के बदले 15 वोटों के साथ अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान ने बिना किसी तात्तुल के साथ कुलभूषण यादव के हवाले से भारत के सिफारती हुक्काम को आगाह नहीं किया। इस तरह भारत को उसके हुकूक से महरूम किया गया, जिसके तहत वो कुलभूषण यादव की वियना कन्वेंशन के मुताबिक उसकी मदद कर सकते थे। पाकिस्तान ने इस हवाले से वियना कन्वेंशन के कवानीन की खिलाफवर्जी की। अदालत अक्सरियती राय के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण यादव से राब्ते करने, उन तक रसाई हासिल करने और इसके लिए कोई वकील रखने के लिए हुकूक से महरूम रखा। इस तरह पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। अदालत अक्सरियती राय से इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के कवानीन के तहत इस बात का पाबंद था कि वो कुलभूषण यादव को उसके हुकूक से मुतालिक आगाह करे और भारतीय काउंसलर अफसर को उस तक रसाई दे। अदालत अक्सरियती राय के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो अपनी पसंद के लिहाज से कुलभूषण यादव की सज़ा पर मौसर नज़रसानी करे, ताकि इस बात की यकीन दहानी हो कि पाकिस्तान ने जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं उनका इजाला हो सके। अदालत अक्सरियती वोट के साथ इस नतीजे पर पहुंची है कि कुलभूषण यादव के केस की मौसर नज़रसानी के लिए ज़रूरी है कि उसकी सज़ाए मौत पर हुक्म इम्तिना बरकरार रहे। यह है अदालत का फैसला, जिसमें अदालत ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दिया है, मगर अदालत ने भारत की कुलभूषण यादव को छोड़ने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में कहा गया है कि वियना कन्वेंशन जासूसी के इल्ज़ाम में कैद अफराद को काउंसलर रसाई से महरूम नहीं करता। अदालत ने अपने फैसले के नुक्ते 136 में लिखा है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की शिकों की खिलाफवर्जी की
पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के पैरा 1B के तहत हासिल हुकूक से आगाह नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण की गिरफ्तारी के बारे में भारत को आगाह न करके वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की। इसके अलावा कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई न देकर पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफवर्जी की। बाद में अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के तहत ट्रायल का पाबंद था, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसलिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो वियना कन्वेंशन के इन नुक्तों पर अमल को यकीनी बनाए। आगे चलकर अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि भारत ने अदालत से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान को हुक्म दिया जाए कि वो कुलभूषण के खिलाफ सजा को ख़त्म कर दे, क्योंकि ये आलमी कवानीन के खिलाफ है। आलमी अदालत इंसाफ ने भारत की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि ये आलमी अदालत इंसाफ का इख्तियार ही नहीं है। अदालत का दायरा इख्तियार सिर्फ वियना कन्वेंशन के इतलाक़ तक महदूद है। अदालत सिर्फ इस बात का जायजा ले सकती है कि वियना कन्वेंशन का इतलाक़ हो सकता है या नहीं, और वियना कन्वेंशन पर अमल किया गया है या नहीं। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि कुलभूषण यादव की सज़ा वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं है। अहम बात यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने अपने फैसले में नज़रसानी की बात भी की। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले में कुलभूषण यादव के पाकिस्तान में शफाफ ट्रायल से मुताल्लिक नुक्ता नंबर 145 में कहा गया है कि इस बारे में पाकिस्तान के वकील का कहना था कि पाकिस्तान का आइन बुनियादी हक के तौर पर शफाफ ट्रायल की जमानत देता है। शफाफ ट्रायल का हक लाजमी है और उसे वापस नहीं लिया जा सकता। तमाम ट्रायल इसी के मुताबिक होते हैं और अगर ऐसा ना हो तो नज़रसानी का अमल हमेशा मौजूद रहता है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तानी वकील ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स में मौसर नज़रसानी की जाती है। इस हवाले से पाकिस्तानी वकील ने 2018 में दिया गया पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बतौर मिसाल पेश किया। आलमी अदालत इंसाफ ने शफाफ ट्रायल के उसूलों का जिक्र करते हुए कहा कि नज़रसानी में इसकी बुनियादी अहमियत होती है और मौजूदा केस में यही हालात हैं कि कुलभूषण यादव की सज़ा के मामले में मौसर नज़रसानी हो। आलमी अदालत इंसाफ के मुताबिक मौसर नज़रसानी मुख्तलिफ तरीक़ों से मुहैया की जा सकती है, जिसका इंतखाब पाकिस्तान पर छोड़ा जाता है। पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कुलभूषण यादव के लिए अपनी पसंद के मुताबिक मौसर नज़रसानी करे और इस बात को यकीनी बनाए कि वियना कन्वेंशन की जो खिलाफवर्जी की गई है उसका इजाला हो सके। आलमी अदालत इंसाफ ने बरियत की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए लिखा है कि कुलभूषण को सुनाई जाने वाली सज़ा को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 की खिलाफवर्जी तस्वुर नहीं किया जा सकता। इसलिए कुलभूषण की रिहाई और भारत वापसी की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, जबकि कुलभूषण की पाकिस्तान की फौजी अदालत से सज़ा ख़त्म करने की भारतीय दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। मगर साथ ही पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो कुलभूषण को काउंसलर रसाई दे, उसे दी जाने वाली सज़ा पर नज़रसानी करे और कहा है कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट कुलभूषण केस पर नज़रसानी कर सकती है, जो पाकिस्तान के वकील की तरफ से जो मिसालें दी गई हैं। पाकिस्तान के एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर इख्तिलाफी नोट लिखा और मौक़िफ़ अपनाया कि वियना कन्वेंशन जासूसों पर लागू नहीं होता। वियना कन्वेंशन लिखने वालों ने जासूसों को शामिल करने का सोचा भी नहीं होगा। भारतीय दरख्वास्त काबिल समाअत करार नहीं दी जानी चाहिए थी। भारत मुकदमे में हुकूक से नाजायज़ फ़ायदा उठाने का मुर्तकिब हुआ। इस फैसले पर अटॉर्नी जनरल मंसूर ने कहा कि अदालत ने वाज़ेह कहा है कि केस पर नज़रसानी की जाए। कुलभूषण की रिहाई ना होना पाकिस्तान की फतह है। आलमी अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कुलभूषण रिहा नहीं होगा। इस फैसले पर शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मौक़िफ़ सामने आया। भारत में सुषमा स्वराज साहिबा वो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं इस फैसले से। बात करेंगे हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फतह है। सुषमा स्वराज साहिबा भी बड़ी खुश हैं, वो कह रही हैं कि ये हमारी फतह है। एग्जैक्टली किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए? क्या दोनों की फतह है या फिर इस तरीके से देखा जाए कि पाकिस्तान का जो फैसला था अदालत का वो नहीं रद्द किया गया मगर काउंसलर एक्सेस दे दी गई है, तो उनको काउंसलर एक्सेस मिल जाएगी मगर फैसला वही रहेगा और भारत के हवाले नहीं किया जाएगा कुलभूषण को? मुझे तो उनकी खुशी पे थोड़ी सी हैरानी हो रही है। देखिए, उनका प्ली क्या था, उनकी प्रेयर क्या थी? उनकी प्रेयर ये थी कि कमांडर यादव मासूम है, बेगुनाह है, चुनाचे उसको रिहाई मिलनी चाहिए और उसको बाइज्जत तौर पे बरी करके भारत के हवाले करना चाहिए। तो ये तो एक भी प्ली नहीं मानी गई। तो इसमें मुझे नहीं समझ आती कि वो विक्ट्री क्या क्लेम करना चाह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ
कि ये पाकिस्तान की इखलाकी फतह है। फिर आप देखिए कि उन्होंने जो हमारी मिलिट्री कोर्ट का सेंटेंस है, भारत की ये प्ली थी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उसको एनल कर दिया जाए जी, उसको अदालत ने मनसूख नहीं किया। तो ये विक्ट्री क्या क्लेम कर रहे हैं, मुझे उसका ताज्जुब होता है सुन के। साथ में फिर ये बताइएगा, अगर काउंसिल एक्सेस उनको दी गई है तो जब से आपकी हुकूमत आई है आपका बहुत मजबूत रवैया रहा है, भारत में इलेक्शन होने थे मनफी रवैया था, उसके बाद भी कोई मजबूत रवैया नहीं है। अब काउंसिल एक्सेस के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से क्या आप करेंगे? भरपूर ताउन करेंगे, इंतजार करेंगे, भारत अप्रोच करता है, क्या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल हो? शाहजेब, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमने इस सारे मामले में बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। भारत ICJ गया और जब वो पहले गए तो हमारे पास बहुत कम वक्त था, लेकिन उसके बावजूद हमने वहाँ गए और हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और आपके इल्म में है कि पूरा हमने केस जो है पूरी शदोमत से हमने लड़ा। 22 फरवरी को केस मुकम्मल होता है और जजमेंट रिजर्व होती है और आज उसको अनाउंसमेंट हुई। तो आज की जो अनाउंसमेंट है वर्डिक्ट की, उससे पाकिस्तान तो बिल्कुल मुतमईन है। अब हमने जब ICJ का जो रिस्ट्रिक्शन तस्लीम किया है, हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हमारे अपने कवानीन हैं मुल्क के, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस सारे मामलात को रिव्यू और रिकंसिडर करे, लेकिन मीन्स ऑफ पाकिस्तान चूजिंग। तब ये हमने अपने कानून और अपने ज़ाब्ते के तहत करना है। जैसे हमारे अटॉर्नी जनरल वापस आते हैं तो उनसे मजीद इस पर बात होगी और हम अपने कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं उनसे बात करके फिर पाकिस्तान फैसला करेगा। नूर मंसूर खान साहब बहुत शुक्रिया। साहब, किस तरीके से पाकिस्तान इस मामले को देखेगा, उस पर तो बात करेंगे। फैसले पर आपका क्या रिएक्शन है, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? शाहिद, ये फैसला जो है ये ऐसा फैसला है कि जिसमें कि हम बहुत हद तक कामयाबी की का हम कह सकते हैं। इंडिया ने बेसिकली 3 चीजें मांगी थी। वो ये था एक्विटल, रिलीज एंड रिटर्न, बेसिकली कि एक्विट किया जाए, इसको रिलीज किया जाए और उनको वापस इंडिया भेजा जाए। जहां तक के काउंसलर एक्सेस का ताल्लुक है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि काउंसलर एक्सेस देना चाहिए वो, और साथ में ये भी कहा है कि आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन का, उसके बेसिस के ऊपर कोर्ट्स जो हैं वो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करेंगी। मगर किसी जगह पे ये नहीं कहा है उन्होंने कि जो मिलिट्री कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है। किसी जगह ये नहीं कहा है कि अपील जो है वो गलत तरीके से की गई है। साथ में उन्होंने कहा है कि इसने एक अपनी क्लेमेंसी की दरखास्त दी हुई थी और हाई कोर्ट के पास, जो कि हमने कंसीड किया हुआ था इनिशियली कि फंडामेंटल राइट के बेसिस के ऊपर हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी ऑफ पावर है कि वो रिव्यू और रिकंसिडर कर सकती है एक जजमेंट को। तो इधर ट्रिब्यूनल ने बेसिकली ये कहा है कि आपके अपने कवानीन के मुताबिक रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जो है, आपको आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन की उसको इस जजमेंट को दी जाए। अब ये जो है बेसिकली हमारा भी प्ली यही थी कि इसमें रिव्यू और रिकंसिडरेशन की हमारे पास पाकिस्तान में कानून है, और चूंकि उस कानून पे हमने चॉइस दी थी कलभूषण को, तो उसने चॉइस को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब उन्होंने कहा है कि भाई अब ये कर लीजिए। दैट इज ऑल, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। इसमें रिव्यू और रिकंसिडरेशन का बेसिकली कहा है उन्होंने, और अपनी चॉइस के हिसाब से कहा है। तो दिस इज ए विन फॉर पाकिस्तान, एब्सोल्यूट। जाहिर नुक्ता नंबर 146 है 147 में ये रिव्यू और रिकंसिडर करने की बात उन्होंने की है, मगर जो उससे पहले नुक्ता नंबर 143 है उसमें वो कह रहे हैं कि जो क्लीमेंसी की अपीलें हैं, माफ़ी मांगने की सदर और आर्मी चीफ से वो की हुई हैं, अब वो तो स्टेज बाद में आती है, जो हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से गुजरने के बाद क्लीमेंसी की बात आती है। मगर अगर वो ही पहले कर दी है तो यहाँ से मामला रिवर्स होकर हाई कोर्ट में जाए, कहाँ जाए? और अगर काउंसिलर एक्सेस पाकिस्तान देता है तो फिर किसी कोर्ट में रिव्यू हो, रीट्रायल तो नहीं होगा ना, रिव्यू ही होगा ये, और किसी हाई कोर्ट वगैरह में हो सकता है।
इन्होंने रीट्रायल की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास है कि आप किसी की भी रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन कर सकते हैं। तो वो मैटर जो है जाहिर है कि जब ये अगर वो डिसाइड करते हैं कुलभूषण के हम जाना चाहते हैं रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन में, तो ही हैज द चॉइस टू गो देयर और जाकर वो अपना कोर्ट में इररिस्पेक्टिव कि क्लेमेंसी की कहीं है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 199 में कोई लिमिटेशन भी नहीं है, तो किसी स्टेज पे भी जा सकते हैं। तो इसमें तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि आप इसके अंदर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करें। यानी कि आप समझते हैं हाई कोर्ट में हो सकता है, एक फोरम हो सकता है हाई कोर्ट का, और अगर ये मामला जाता है वहां पर, और साथ जब रिव्यू और रिकंसिडर की बात कर रहे हैं तो फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को उसके लिए कानून साजी की अगर जरूरत पड़े तो वो भी की जा सकती है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन जो है अपील नहीं है, ये बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इट इज नॉट एन अपील, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है आर्टिकल 199 के तहत, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है कि ये मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिव्यू एंड रिकंसिडर 199 के तहत कर सकते हैं, और अगर वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, उसमें हम जाहिर है कि पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज आर्टिकल 10A जो है वो प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट को। सब यानी कि आपने कहा कि जो फंडामेंटल राइट के हवाले से बात की, तो यानी कि अगर पाकिस्तान काउंसलर एक्सेस उसको देता है तो उसके बाद हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं। देखिए वो मैं उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि काउंसलर एक्सेस जो है वो कानून के हिसाब से जो भी कहा है वो कानून के हिसाब से होगा। चॉइस जो है वो कुलभूषण की है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, वो उसकी चॉइस है। अगर कुलभूषण चाहता है कि वो जाए तो बिल्कुल एक्सेस मिलेगा उसको अंडर आर्टिकल 199। बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के कुलभूषण यादव पर है, अगर वो चाहता है तो फिर पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आर्टिकल 199 के तहत वो एक्सेस उन्हें दिया जाएगा, उन पर मुनहसर है। हमारे साथ रीमा उमर साहिबा मौजूद हैं, साथ में हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, दोनों माहिर कानून हैं। रीमा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब फैसला आ गया है, मामला यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकता है? आप समझते हैं रिव्यू हो, रिकंसिडर अगर हो तो अब जो फोरम है वो हाई कोर्ट हो सकता है, किस तरीके से मामला यहाँ से आगे बढ़े? जी शुक्रिया शाहजेब, बहुत दिलचस्प बात है ये जजमेंट का, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खुद एग्जैक्टली नहीं बताया कि कहाँ पे रिव्यू और रिकंसिडर होनी चाहिए कुलभूषण यादव की जजमेंट और उनका सेंटेंस। उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहला, उन्होंने ये कहा है कि जो मर्सी पिटिशन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास या प्रेसिडेंट को अगर जाए तो वो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन कंसिडर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो आउट है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है वो भी महदूद है, लेकिन फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि कोई जजमेंट्स ऐसी भी हैं कुछ जिसमें उन्होंने थोड़ी अपनी दायरा कार से बाहर जाके या थोड़ी ब्रॉड ग्राउंड्स पे रिव्यू जुरिस्डिक्शन जो है वो अपनी एक्सरसाइज की है। तो उन्होंने कहा ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो जुरिस्डिक्शन, अपनी रिव्यू जुरिस्डिक्शन में ये केस रिकंसिडर करें। और तीसरा, उन्होंने ये कहा है कि फोरम भी पाकिस्तान का होगा, कानून भी पाकिस्तान का होगा। तो रीट्रायल की बात बिल्कुल नहीं है, रिव्यू और रिकंसिडरेशन की ही है, लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि ये जो रिव्यू और रिकंसिडरेशन है ये इफेक्टिव होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और क्योंकि वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के तहत जो कॉन्सुलर एक्सेस और नोटिफिकेशन का हक है उसकी ब्रीच हुई है, तो वो फोरम ऐसा होना चाहिए जो इसको मद्देनजर में रख के फैसला करे। क्योंकि मिसाल मौजूद है और वो दी भी गई पाकिस्तान के वकील की तरफ से वहाँ के मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज हुए हैं, तो यहाँ पर क्योंकि मामला अब आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान तक अपील तक पहुँचा हुआ था, वहाँ से नीचे आकर आप समझती हैं कि पाकिस्तान के कवानीन की पाबंदी करते हुए काउंसलर एक्सेस के साथ अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाए तो उसको एक मीनिंगफुल कंसिडरेशन ख्याल किया जा सकता है?
मेरा तो ख्याल है यही एक ऑप्शन नज़र आती है कि हाई कोर्ट के पास जाए केस और वो इस बात को क्योंकि कुछ ऐसे फैसले हैं हाई कोर्ट्स के जिन पे उन्होंने फेयर ट्रायल ग्राउंड्स पे असेस किया है मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट और उनके सेंटेंस को, तो मेरा ख्याल है हो सकता है कि हाई कोर्ट ही इफेक्टिवली रिव्यू और रिकंसिडर करे इस फैसले को। दुरुस्त है। और साथ में जब फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कानून साजी करने की पाकिस्तान को इसके लिए ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान वो भी करे, आप समझती हैं जो मौजूदा कवानीन है उसमें ज़रूरत नहीं है कि कोई कानून साजी करने की ज़रूरत पड़े, ये मामला ऐसे ही हो सकता है हाई कोर्ट में? अब यही बात है उन्होंने, लेकिन देखिए इसको भी उन्होंने कैटेगोरिकल टर्म्स में नहीं लिखा। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो रिव्यू नहीं कर सकती मिलिट्री कोर्ट की जो जजमेंट है, तो फिर शायद और इस पे कवानीन की या कानून साजी की ज़रूरत पड़े। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ कोर्ट में भी जो हेयरिंग्स हुई हैं उसमें भी यही रहा है कि हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वो अपने रिव्यू जुरिस्डिक्शन में मीनिंगफुली कर सकती हैं रिकंसिडर या रिव्यू, और कोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने इस बात को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने इसको ओपन छोड़ा। बहुत शुक्रिया। अपना मौक़िफ़ दे रही थी सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद। सलमान अकरम राजा साहब बहुत शुक्रिया। अब ये फैसला आ गया, मौसर नज़रसानी पाकिस्तान करे, उस मौसर नज़रसानी के मौसर एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में काउंसलर एक्सेस के साथ और वियना कन्वेंशंस की पाबंदी करते हुए? देखिए, आलमी अदालत ने ये कहा है कि मौसर रिव्यू जो है वो किसी अदालत के रूबरू ही होगा। आर्मी चीफ हों या सदर ममलिकत हों, उनके पास जो कार्रवाई है वो मौसर रिव्यू के ज़ुमरे में अब आज के फ़ैसले के बाद नहीं आएगी। साथ ही आलमी अदालत ने यह भी देखा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों को कलअदम करार दिया है, और हमने ये मौक़िफ़ लिया, हमारे एजेंट ने आलमी अदालत के सामने, कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये नज़ीर कायम कर दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों को हमारी अदालतें, आइनी अदालतें जो हैं देख सकती हैं, और उनमें अगर कोई सुकुम पाएँ तो उनको रद्द किया जा सकता है। इसको नोट किया है आलमी अदालत ने, और उन्होंने मामलात अब हमारे हाथ में छोड़े हैं कि हम कोई वज़ा करें रास्ता, खा वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो आईन पाकिस्तान के तहत, या कोई नया हम नई अदालत कायम करें नई कानून साजी के ज़रिए। ये बात उन्होंने हमारे हाथ में छोड़ दी है। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जो भी रिव्यू करेगी अदालत, वो इस चीज़ को सामने रखेगी कि जो वियना कन्वेंशन है 1963 की, उसके तहत जो काउंसलर एक्सेस या सिफारतकारों तक रसाई के हुकूक हासिल थे यादव को, उन हुकूक के ना मिलने से जो ट्रायल हो चुकी है उस पर क्या असर पड़ा, उस बात को सामने रखते हुए अब रिव्यू में कोई फ़ैसला हमारी कोई मजाज अदालत करेगी। ये आज आलमी अदालत के फ़ैसले का लुब्बे लुबाब है। क्योंकि पाकिस्तान में रिवायत मौजूद है कि मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले हाई कोर्ट में चैलेंज हुए हों, वो कोर्ट भी किया गया, फिर इस फैसले में भी लिखा हुआ है, आप भी जिसका हवाला दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़े, ये भी कहा हुआ है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में हाई कोर्ट का फोरम हो सकता है जहाँ पर यह मामला देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये उन्होंने छोड़ा है पाकिस्तान की सवाबदीद पर, रियासत पाकिस्तान की सवाबदीद पर, कि हम अपने मौजूदा निज़ाम के तहत रिव्यू करते हैं या कोई नया कानून लाते हैं जिसके ज़रिए नई अदालत बनाते हैं। उन्होंने कोई तशख़ीस ख़ुद नहीं की, ये हम पे ही छोड़ा है। और चूँकि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र उन्होंने ख़ुद किया है अपने फ़ैसले में, उससे ये एक इंदिया मिलता है कि अगर हम हाई कोर्ट में रिव्यू की गुंजाइश रखते हैं या हाई कोर्ट समझते हैं कि वो रिव्यू कर सकते हैं, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट ने समझा, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी अपहोल्ड करती है, उसकी तायीद करती है, तो फिर कोई वजह नहीं कि हम हाई कोर्ट्स के सामने ही क्यों मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों को पेश ना कर सकें, और उनमें अगर कोई सुकुम है तो हाई कोर्ट उस सुकुम को दूर करने के लिए मुनासिब मौसर हिदायत ना दे सकें। तो मुझे यही नज़र आता है कि अब हम हाई कोर्ट्स के ज़रिए कुलभूषण यादव को एक रिव्यू का मौका फराहम कर सकते हैं, और उस सूरत में आलमी अदालत का जो फ़ैसला है उस पर अमल भी हो जाएगा। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर जो एतबार और भरोसा किया गया है वो भी कायम रहे। बहुत शुक्रिया। कानूनी राय भी आपने सुनी, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने सुना। आज की सबसे बड़ी खबर पर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जज अरशद मलिक की नून लीगी रहनुमाओं के साथ वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मगर एक और वीडियो जो मुल्तान वीडियो के नाम से मशहूर है, FIA ने आज उस वीडियो के एक अहम किरदार तारिक महमूद को इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर दिया है।
FIA के मुताबिक तारिक महमूद को कल गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद ये समझा जा रहा था कि वीडियो से मुतालिक मजीद किरदार सामने आएंगे और कड़ियां जुड़ती चली जाएंगी। मुल्तान वीडियो के जरिए जज को आखिर ब्लैकमेल किसने किया? जज अरशद मलिक के अपने बयान हल्फी के मुताबिक मुल्तान वीडियो के जरिए नून लीग उन्हें ब्लैकमेल करती रही, जबकि नून लीग के मुताबिक एक वीडियो दिखाकर जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए किसी और ने ब्लैकमेल किया। मामला चाहे जो भी है, जज की मुल्तान वीडियो की तस्दीक दोनों तरफ से हो रही है, मगर ये वीडियो दिखाकर जज को किसने ब्लैकमेल किया, इस सवाल का जवाब आना बाकी है। और तारिक महमूद की गिरफ्तारी को इस पूरे तनाज़े से मुतालिक एक अहम पेशरफ समझा जा रहा है। बहरहाल FIA ने मुल्तान वीडियो के अहम किरदार तारिक महमूद को इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया। FIA के मुताबिक मियां तारिक की गिरफ्तारी FIA इस्लामाबाद के साइबर विंग ने की और उनके घर से वीडियो भी बरामद की गई, जिसका फोरेंसिक करा लिया गया है। FIA के मुताबिक मुलजिम मियां तारिक महमूद का ताल्लुक मुल्तान से है और वो दुबई फरार होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरफ अदालत में समाअत के दौरान जज ने मुलजिम से सवाल किया कि आप कुछ कहना चाहेंगे। इस पर मुलजिम मियां तारिक ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया, जिससे उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं। जिसके बाद FIA ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए अदालत से उसके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए मुलजिम मियां तारिक महमूद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने FIA के तफ्तीशी अफसर को हिदायत की है कि मुलजिम को 19 जुलाई को मेडिकल रिपोर्ट के साथ पेश करें। अब अहम बात यह है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने FIA ने तारिक महमूद के जिस्मानी रिमांड के लिए जो दरख्वास्त दायर की, उसमें FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मियां तारिक महमूद और दीगर के खिलाफ इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है कि उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो बनाकर इसे मैनिपुलेट किया ताकि वो दरख्वास्त गुजार को ब्लैकमेल कर सकें। FIA की दरख्वास्त के मुताबिक तारिक महमूद ने बाद में ये वीडियो फरोख्त कर दी ताकि नैब केस में सजा याफ्ता एक मुलजिम की मदद के लिए दरख्वास्त गुजार को ब्लैकमेल करें और दबाव डालें। अब FIA की जानिब से ये दरख्वास्त बहुत अहम है, क्योंकि इस दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार का नाम नहीं बताया गया है जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्या वो दरख्वास्त गुजार जज अरशद मलिक हैं? और नैब के केस में सजा याफ्ता शख्स कौन है जिसकी मदद के लिए तारिक महमूद ने यह वीडियो फरोख्त की? क्या वो सजा याफ्ता शख्स नवाज शरीफ है? इस हवाले से FIA ने अपनी दरख्वास्त में नाम नहीं लिए, सिर्फ इशारे दिए, लेकिन ये इशारे इत्तफाक से एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक के बयान हल्फी से ही मिलते जुलते हैं। 11 जुलाई को जज अरशद मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने नून लीग के रहनुमाओं पर दबाव के इल्जाम लगाए और मुल्तान वीडियो का हवाला भी दिया। जज अरशद मलिक ने अपने बयान हल्फी में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लालच और धमकियों के बावजूद मैंने दिसंबर 2018 में अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला सुनाया, जिसमें अल अजीज़िया में नवाज शरीफ को सजा दी और फ्लैगशिप में नवाज शरीफ को बरी किया। इसके बाद मामलात कुछ अरसे के लिए खामोश हो गए, मगर जो पहले रिश्वत और धमकियों की नाकाम कोशिश थी वो अब ब्लैकमेलिंग में बदल गई थी। फरवरी 2019 में मैंने खुर्रम यूसुफ और नासिर भट्ट से मुलाकात की और बातचीत के दौरान नासिर भट्ट ने मुझसे पूछा कि क्या नासिर जंजुआ ने मुझे मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है, जिसका मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर नासिर भट्ट ने एक धमकी आमेज तरीके से मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ दिन के अंदर ये वीडियो दिखा दी जाएगी, जिसके कुछ अरसा बाद मियां तारिक मुझसे मिलने आए। मियां तारिक एक पुराने जानने वाले थे उस वक्त के, जब मैं सन 2000 से 2003 तक मुल्तान के एडिशनल सेशन जज की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। मियां तारिक ने मुलाकात के दौरान मुझे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई, मैनिपुलेट की गई, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर एक गैर अखलाकी वीडियो दिखाई और कहा कि ये तुम हो जो ये कर रहे हो उस वक्त जब तुम मुल्तान में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मुझे ये वीडियो दिखाने के बाद नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट ने मुझ पर दबाव डालना शुरू किया और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए ये कहने लगे कि मियां नवाज शरीफ की मदद करने के लिए कुछ करो। यानी जज अरशद मलिक के मुताबिक नून लीग जब उन्हें रिश्वत देने में नाकाम हो गई तो फैसला सुनाने के बाद उन्होंने मुल्तान वीडियो का सहारा लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया, जिसका मुल्तान वीडियो जिसने बनाई अब वो गिरफ्तार है। अब साथ साथ अरशद मलिक ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के हक़ में बयान रिकॉर्ड कराने पर मुझ पर जोर दिया गया, इस वीडियो को इस्तेमाल करके ब्लैकमेल करके। अभी अरशद मलिक साहब का इल्ज़ाम है, जबकि दूसरी तरफ जज अरशद मलिक के बयान हल्फी से पहले मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने एक वीडियो का जिक्र तो किया, मगर साथ ये कहा कि जज के मुताबिक उन्हें ये वीडियो किसी और ने दिखाई और कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दो। अब अहम बात यह है कि नासिर भट्ट से जज अरशद मलिक की मुलाकात की वीडियो में भी जज अरशद मलिक नासिर भट्ट से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी दोनों तरफ से इस बात की तस्दीक तो हो गई कि जज को मुल्तान वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, मगर वो ब्लैकमेलिंग किसने की है
एक तरफ जज साहब का खुद वीडियो में नासिर भट्ट के सामने एतराफ़ है, खुद वो एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्हें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला देने के लिए वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया। फिर पूरा तसलसल बता रहे हैं कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग हुई। वो एक कमरे में गए, जो कमरे में मौजूद थे वो बाहर चले गए, फिर मैंने वीडियो देखी, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं होता है, और फिर मुझे मजबूर किया गया। मैं खुदकुशी का सोच रहा था। ये सारी बातें उन्होंने वीडियो में कही हैं। मगर दूसरी तरफ जज का बयान हल्फी है, जिसके मुताबिक फैसला देने के बाद शरीफ खानदान ने नवाज शरीफ के हक में बयान देने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया। यानी ब्लैकमेलिंग नवाज शरीफ के हक में बयान देने के लिए की गई, फैसला वो दे चुके थे, या फिर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए की गई, अभी सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन मियां तारिक ज़रूर गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन किसकी शिकायत पर वो गिरफ्तार हुए हैं, FIU को किसने दरख्वास्त दी, तारिक महमूद के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसका मतन क्या है और उसमें किस किस का नाम है, इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। क़य्यूम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, क्या मतन है FIR का, किस किस का नाम है, किस किस पर इल्ज़ाम है? बिल्कुल शाहजेब, आपकी सहूलत के लिए मैं ये तमाम सवाल जो है उनके जवाब देता हूँ, और ये तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो FIA की जो FIR है वो दे रही है। इसमें सबसे पहले जो मुद्दई हैं वो आपके और हमारे जज एहतसाब नंबर 2 के जज अरशद मलिक हैं, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर ये पर्चा दर्ज किया गया है। FIA के जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जो है ये पर्चा दर्ज किया गया है, और इसमें बड़े हक़ायक़ जो हैं वो आपके सामने आएंगे। और मैं आपको FIR का जो मतन है वो पढ़ के सुना देता हूँ कि ये जज मोहम्मद अरशद हैं जो शिकायत कुनिंदा हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त वज़ारत क़ानून व इंसाफ के सेक्रेटरी मोहम्मद उमर अज़ीज़ के ज़रिए 15 जुलाई को एक भिजवाई उनको, और जो सेक्रेटरी कानून है वज़ारत क़ानून, उन्होंने जो है वो एक मेमोरेंडम FIA को भिजवाया, और इसकी कॉपी जो है वो वज़ारत दाखिला को भी भिजवाई गई। और इसकी बुनियाद के ऊपर FIA ने DG FIA के नाम ये दरख्वास्त आई थी FIR के मुताबिक। उसके बाद FIR जो है उसमें उसका मौजू ये था कि क्योंकि मुझे मेरी एक कंप्रोमाइजिंग जो है वो वीडियो बनाकर उसको टेम्पर करके मुझे मेरे ख़ानदान को बदनाम करने और इदारों के को बदनाम करने के हवाले से ये वीडियो है। इसमें जज अरशद मलिक ने जो दरख्वास्त दी थी वो उसमें ये कहा गया है कि मुल्ज़िम तारिक जो है मुझे उसने मेरी ये काबिल एतराज़ वीडियो बनाई है, और ये गैर कानूनी तौर पर बनाई है। और आगे जाके वो लिखते हैं कि ये वाक़या 2000 से 2003 का है, जब वो मुल्तान के अंदर पोस्टेड थे। जज अरशद मलिक की शिकायत में ये कहा गया कि मैं मुल्तान में तो वहाँ पर फरवा चौक में पुराना टीवी जो है सेकंड हैंड टीवी ठीक करने वाले की दरख्वास्त दी, जो कि तारिक जो जिसको गिरफ़्तार किया गया वो चलाता था। इसने मुझे कोई नशावर चीज़ें जो हैं वो खिलाई, और वो नशावर चीज़ें खिलाकर मेरी काबिल एतराज़ हालत के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर ब्लैकमेल करने के लिए मेरी ये वीडियो उसने बना ली। इसमें FIR में जज अरशद मलिक के बयान के अंदर ये कहा गया है कि फिर कई साल तो खामोशी से गुजर गए, लेकिन 4-5 माह पहले मेरे इल्म में ये बात आई कि तारिक ने ये वीडियो जो है मुस्लिम लीग नून के मियां रज़ा को फ़रोख्त कर दी है। और और इसके अलावा जो है इसमें ये कहा गया कि इस वीडियो की बुनियाद पर जो कि फ़रोख्त की गई थी, उसकी बुनियाद पर नासिर भट्ट, नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और महर गुलाम जिलानी ने मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मियां नवाज शरीफ की मदद करूं। मियां नवाज शरीफ को मैं बतौर जज एहतसाब अदालत रेफरेंस में सज़ा दे चुका हूं, क्योंकि मैं ये फैसला दे चुका था, लिहाजा मुझ पर इस सारे अमल को स्कैंडलाइज करने के लिए दबाव डाला जाता रहा। जिसके बाद मेरी मियां नवाज शरीफ से जाती उम्रा में, जबकि हुसैन नवाज से रमज़ान में मदीने में जो मुलाकात कराई गई, और मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं उनकी मर्ज़ी के अल्फाज बोलूँ। अब मुझे पता चला कि इस सारे अमल के दौरान मेरी मुख्तलिफ वीडियोस भी बनाती रहीं, और मुझ पर यह भी दबाव डाला जाता रहा कि वो मैं ऐसे अल्फाज बोलूँ कि जिससे उनके मज़मूम मकासद जो है उनको तक़वियत मिले। फिर वो लिखते हैं अपनी शिकायत में लिखते हैं कि 6 जुलाई 2019 को मैं ये देखकर शशदर रह गया, हैरान रह गया, जब मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जो तमाम मुस्लिम लीगी हैं उनके नाम लिखे गए हैं, और कहा गया कि वहाँ पर जो है ये खुफिया तौर पर बनाई गई मैनिपुलेटेड और टेम्पर्ड वीडियो जो है वो चलाई गई, और इस तरह मुझे मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ बल्कि इदारों के ख़िलाफ़ जो है एहतसाब के अमल के ख़िलाफ़ एहतसाब के अमल को शटर करने के लिए
उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम चलाई गई। मुझे मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ बदनाम किया गया बल्कि मेरे कैरियर को भी दाव पर लगा दिया गया। और मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई इस वीडियो के ज़रिए जो कि टैम्पर्ड है, उन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ यानी कि मरियम नवाज़ और उनके साथ जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड और मिस यूज़ जो है उसके तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। इस पर जो इब्तदाई तहकीक के बाद जो पर्चा दर्ज हुआ है इस FIR के मुताबिक, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं फैसल महबूद, उन्होंने FIR के उन्होंने जो पर्चा दिया है उसमें उन्होंने सेक्शन 13, 20, 21 और 24 के तहत मियाँ रज़ा, नासिर जंजुआ, नासिर भट्ट, खुर्रम यूसुफ और महर गुलाम जिलानी के ख़िलाफ़ इन जो है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 9 उसके तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। और यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि ये 15 जुलाई को ये दरख्वास्त दी गई और इसमें एक चीज़ ये भी है कि अभी तक OSD हैं जज अरशद मलिक, क्योंकि FIR के मुताबिक वो इस वक्त वजारत कानून व इंसाफ के अंदर तैनात हैं। और इसमें एक और दिलचस्प अमर ये भी है, शाहज़े मैं आपके साथ चलता चलूँ कि ये पर्चा जो दर्ज किया गया है वो ऐन उस वक्त किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जज अरशद के वीडियो का मामले के हवाले से जो मुख्तलिफ आईनी दरखास्तें थी वो सुनी जा रही थी और जो टाइम है वो 11:30 बजे का है जब अदालत के अंदर वक्फा हुआ था और वक्फे के बाद हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं जब तारिक असद अपने दलाइल दे रहे थे वक्फे के बाद, तो अदालत ने कहा कि हमें ये भी देखना होगा कि क्या ये प्राइवेसी एक्ट और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट क्या इसके अंदर तो ये सारे मामलात नहीं आते और ये भी बात देखनी होगी कि आया इसकी रेलेवेंस क्या बनती है इस सारे अमल की। तो ये कुछ इत्तफाकात है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया क़य्यूम सिद्दीकी से हवाले से तफसीलात बता रहे हैं कि मंदरजात सामने आ गए हैं। FIA ने जो बातें की थी बगैर नाम लिए केसेस में अब वो हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ जाहिद गिशकोरी भी मौजूद है। जाहिद, बहुत सारे अब एक साथ सवालात पैदा हो रहे हैं। एक तो पहले जज साहब तारिक का अब जिक्र कर रहे हैं एफिडेविट में गलत तरीके से किया गया था। पहले वो भट्ट साहब को बता रहे हैं जो मरीम नवाज़ ने वीडियो दिखाई और उसमें कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया गया वीडियो दिखा के। फिर एफिडेविट में वो कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान में मुझे ब्लैकमेल किया। अब FIR में ये कह रहे हैं कि नशा आवर अद्वियात खिला के मुझे फिर मैं मेरी इस किस्म की मेरी वीडियोस बनाई मियाँ तारिक ने। बहुत सारे वर्जन्स एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। फिर ये गिरफ्तार मियाँ तारिक हुआ एग्जैक्टली कब है? क्योंकि मरियम नवाज़ की वीडियो दिखाए हुए इतना टाइम हो गया, उसके तो फोरेंसिक हुए नहीं, इसके फोरेंसिक एनालिसिस भी करा लिए इसको गिरफ्तार करके, अगर इसको कल ही गिरफ्तार किया गया था। क्या तफसीलात हैं? शाहज़ेब, ये जो आज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तमाम कार्रवाई की है ये जज अरशद मलिक की दरख्वास्त पर की गई है। FIA साइबर क्राइम की विंग की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि कुछ ऐसे अफराद हैं जिसमें मरकज़ी किरदार तारिक का है और मुबैना कुछ किरदार हैं जिनके नाम भी उस दरख्वास्त में दिए गए हैं। 6 लोगों के नाम मेंशन हैं कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ, इन्होंने ब्लैकमेल किया है, उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया है। तो उस दरख्वास्त के नतीजे में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये शुरू की थी। कल मरकज़ी किरदार तारिक को गिरफ़्तार किया गया था। इस तहकीकात के नतीजे में आज इसका जुडिशल रिमांड लिया गया है। उसको अगर आप बगौर से पढ़ें, जो FIR की कॉपी है उसमें जो कार्रवाई होगी वो 2 कवानीन शामिल हैं। उसमें एक तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसके तहत जो उसकी शिकें 13, 12, 18 और 20 हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीनल कोड की 34(109) के तहत ये शिकायत का जो अमल है, जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तहकीकात हैं वो होंगी, जिसके तहत कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। वो लोग जो कोई भी वीडियो को अल्टर करते हैं या किसी भी आदमी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं और कम से कम 10 लाख जुर्माना भी हो सकता है। जबकि जो मरकज़ी किरदार है मियाँ तारिक का, ये बहुत अहम है शाहज़ेब, जिसके पास ये मुबैना तौर पर वीडियो थी
और जिस दिन ये एफिडेविट सामने आया था उसी दिन ही मेरी इतलात में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसको मुल्तान से उठा लिया था, फिर इसको इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया था और कल ही ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया गया है। इसका रोल बहुत अहम है क्योंकि ये शख्स अब्दाली रोड पे टीवी वीडियोस वगैरह का काम करता है और गुज़श्ता 15 साल से यही कारोबार कर रहा है। हमारी इतलात में इसके पार बहुत सारी वीडियोस हैं और इसका एक और भाई है वो भी और बेटा भी, वो भी उसकी भी तहकीकात हो रही हैं और ये वीडियोस ना सिर्फ 2 से ज़्यादा जजेस की हैं बल्कि कुछ हमारी इतलात में ऐसे सियासी फिगर हैं जो इनके पास वीडियोस थी। वह तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनसे मवाद ले लिया हुआ है, तमाम इसकी शॉप से और दूसरे जो भी इसके कुछ एक गेस्ट हाउस था वहाँ से मवाद उठाया गया था। शुक्रिया आज़ाद गिचकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। FIR सामने आ गई, FIA क्या कह रहा है सब सामने आ गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा नून लीग की तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा बहुत शुक्रिया। साहिबा ये उल्टा नून लीग पर पड़ता नज़र आ रहा है। FIR भी हो गई है और किसी की इजाज़त के बगैर उसकी वीडियो बनाना जो कि मरियम नवाज़ साहिबा ने दिखाई थी वो मामला, और अब तो ब्लैकमेल किया नून लीग ने नवाज शरीफ साहब के हक़ में बयान दिलाने के लिए और उनके फैसले के खिलाफ तारिक महमूद से वीडियो लेकर मियाँ रज़ा ने ली, फिर नासिर भट्ट नासिर जंजुआ, ये तो पूरा का पूरा नेक्सस नून लीग के खिलाफ बनता नज़र आ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कहना चाहूँगी कि देखें, जज साहब को ओहदे से हटा दिया गया, उनका मिसकॉन्डक्ट इस्टेब्लिश हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि जिस जज ने नाइंसाफ़ी की, दबाव पर फैसला दिया, उनको आपने ओहदे से हटा दिया, लेकिन जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको रिहा होना चाहिए। और बाकी ये जो अभी आपने सारी तफसील बताई, कयूम सिद्दीकी साहब भी बता रहे थे, गिचकोरी साहब भी बता रहे थे, आपने बड़ी तफसील से बताई, ये अब हुकूमत की तरफ से वो हथकंडे हैं जिससे इस पूरे मामले को फजूल में एक अजीब रंग देने की कोशिश की जा रही है। तारिक साहब ने को अगर गिरफ्तार कर लिया, उससे मुस्लिम लीग नून का क्या मतलब, क्या ताल्लुक? मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब की और जज साहब की उस वीडियो से है जिसमें उन्होंने एडमिशन किया है। ना उन्होंने वीडियो को डिनाई किया है, ना उन्होंने उसके हकायक को डिनाई किया है। अभी तक आज की FIR तक और उनके एफिडेविट तक उन्होंने इस वीडियो को डिनाई नहीं किया और उसके अंदर जो एडमिशन किया है कि मैंने दबाव में फैसला दिया और जिन फैसले के अंदर जो कानूनी लूप होल्स हैं उनको वो डिक्टेट करा रहे हैं, जिसको भी उन्होंने अभी तक डिनाई नहीं किया, ना इस FIR में, ना अपने एफिडेविट में और ना उस प्रेस रिलीज में जो उन्होंने फौरन जारी की थी जब वीडियो सामने आई थी। इसलिए बात सिर्फ मुख्तसर है कि मुस्लिम लीग नून का इस पूरे सिलसिले से ताल्लुक सिर्फ इतना है कि जज साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिसकॉन्डक्ट के ऊपर ओहदे से हटा दिया है। मगर मरियम साहिबा, आप मसला ये ना कि आप लोग रिलीफ मांग रहे हैं नवाज शरीफ के लिए, मगर वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि इस FIR से मुतालिक जो बयान है उनका यह है कि FIR का मतन काफ़ी चीज़ों से पर्दा उठाता है, जज के करियर और इदारे पर हमला किया गया, FIR में दर्ज तमाम नाम जद में आएंगे। तो आप रिलीफ मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, मरियम नवाज साहिबा समेत आप सब ना फंस जाएं। बात सुने, शहजाद अकबर साहब का क्या मतलब इस सारे काम से? मतलब सिर्फ शहजाद अकबर साहब का FIR कटवाने में जरूर होगा, ये दर्ज शायद शहजाद अकबर साहब ने खुद करवाई होगी, इमरान साहब ने खुद डिक्टेट करवाई होगी, क्योंकि जो मामला है वो उनकी काफी हरकतों से पर्दा हटाता है। मगर जज साहब ने वजारत कानून को बोला है, वजारत कानून ने हुकूमत को बोला है। शरीफ साहब को जेल में डलवाने के बेनिफिशरी जो है वो इमरान साहब है, वो सिलेक्टेड वजीर आजम खुद हैं। इसलिए शहजाद अकबर साहब का क्या मतलब? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज साहब को मिसकॉन्डक्ट के ऊपर और जो सारी तफसील उस वीडियो में है उससे ओहदे से हटाया है और हुकूमत खुद 4 दफा ये बात, वजीर आजम जो है जब कोई बात नहीं बनती तो कहते हैं कि मेरा इस मामले से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, और जब FIR ऐसी झूठी कटवानी पर, देखिए मैं पहले कह चुकी हूँ, FIR कटवाएं, तारिक साहब के खिलाफ कटवाएं, किसी टॉम डिक एंड हैरी के खिलाफ कटवाएं, मुस्लिम लीग नून का इस सारे मामले से मतलब सिर्फ इतना है कि जब जज साहब घर चले गए हैं तो नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी होकर अपने घर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहब, अभी भी ये मुतालबा कर रही हैं जो FIR है उसके हवाले से अब हुकूमत का दावा है कि यहाँ पर जो FIR में नाम हैं वो फंसते नजर आएंगे। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जज के करियर पर, इदारे पर हमला किया गया, जज साहब खुद वीडियो में मौजूद हैं, उनके करियर के हवाले से फैसला खुद अदालत ने कर दिया है। मगर बहरहाल हुकूमत इस वक्त जज साहब के साथ खड़ी
हुई नजर आ रही है। इस तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद भी और एक जज के कंडक्ट पर, उसको इदारे पर हमला भी हुकूमत ही कह रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। CTD पंजाब ने आज एक अहम गिरफ्तारी की है। कलअदम जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी और उसकी टाइमिंग पाकिस्तान के लिए कई हवाले से अहम है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान 22 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। हाफिज सईद की गिरफ्तारी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खैर मकदम किया है और अपनी ट्वीट में लिखा है कि 10 साल की तलाश के बाद मुंबई हमले का नाम निहाद मास्टरमाइंड पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है। हाफिज सईद की तलाश के लिए 2 साल में काफ़ी दबाव डाला गया, यानी अमेरिका की तरफ से कह रहे हैं कि काफ़ी दबाव डाला गया। अमरीकी सदर की जानिब से हाफिज सईद की गिरफ्तारी का खैर मकदम किया जा रहा है और साथ में कहा जा रहा है कि उन्हें तलाश किया जा रहा था। हालांकि ना वो रूपोश थे, ना उन्हें तलाश करने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में थे, तकारीर करते थे, मीडिया इंटरव्यूज़ भी देते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने गलत मालूमात दी, ट्विटर पे उन्होंने ये बात कह दी और उसके बाद उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है। ये गिरफ्तारी FATF की जानिब से दी गई डेडलाइन के हवाले से भी अहम है, क्योंकि FATF गुज़िश्ता माही पाकिस्तान के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक की मोहलत देते हुए दहशतगर्दों की माली मदद रोकने से मुतालिक मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा किया गया है। इन इक़दामात को देखते हुए FATF अक्टूबर में फैसला करेगा कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में जाएगा या ग्रे लिस्ट में रहेगा या ख़तरे से बाहर आ जाएगा। जबकि इसके साथ साथ FATF को मुतमईन करना IMF के प्रोग्राम को जारी रखने के लिए भी ज़रूरी है। पहली दफ़ा हुआ है कि FATF की जो शराइत हैं वो IMF ने अपने प्रोग्राम में रखी हैं। इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर 9 जुलाई को कराची में एक ब्रीफिंग के दौरान वाज़ेह कर चुके हैं कि FATF की वजह से IMF प्रोग्राम ख़तरे में है और FATF के मुतालबात पूरे ना हुए तो IMF प्रोग्राम मुअत्तल हो सकता है। ये अहम मामला है और इस हवाले से पाकिस्तानी हुक्काम मुतहर्रिक हैं, अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। पहले हुकूमत ने कलअदम जमातों के असासों को अपनी तहवील में लिया, उनके ज़ेर इंतज़ाम फलाही इदारों को सरकार के इंतज़ाम में दिया, इन जमातों के अहम रहनुमाओं को नज़रबंद किया और फिर अब इन रहनुमाओं के खिलाफ दहशत गर्दों की माली मुआवनत से मुतालिक मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज ये सब हाफिज सईद को लाहौर से गुजरावाला में दाखिल होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में CTD के तर्जुमान का कहना है कि CTD पंजाब ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे की बुनियाद पर हाफिज सईद को गिरफ्तार किया है। वो आज सुबह जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी के लिए लाहौर से गुजरावाला जा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। CTD तर्जुमान का कहना है कि हाफिज सईद को जुडिशल रिमांड के लिए गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है और अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह अहम पेशरफ्त है और यह ऐसे वक्त में हुई है जब CTD पंजाब ने 2 हफ्ते पहले ही जमात दावा, लश्कर तैयबा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन की आला क़यादत के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग के जरिए असासे बनाने के इल्ज़ाम में 23 मुकदमात दर्ज किए थे। इन मुकदमात में हाफिज सईद का नाम भी था। 1 जुलाई को सरकार की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक हाफिज सईद, मोहम्मद अयूब शेख, जफर इकबाल, सैयद लुकमान अली, हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल कुद्दूस ने कलअदम तंजीम के ट्रस्टी होने की हैसियत से पाकपतन में ज़रई राजी को अपने दहशतगर्दाना मकासद के लिए हासिल किया, अपने कब्जे में रखा। इसके जरिए फंड इकट्ठा करके दहशतगर्दों की माली मुआवनत की। हाफिज सईद को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के लिए चंदा जमा करने समेत दीगर इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पहली बार नहीं हुई है। माजी में मुतादिद बार गिरफ्तार हुए। 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमला हुआ, भारत ने हाफिज सईद के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। दिसंबर 2001 में उन्हें हिरासत में ले लिया गया, 2002 में फिर रिहा हो गए। जुलाई 2006 में भारतीय शहर मुंबई में होने वाले बम हमलों के बाद भी हाफिज सईद को नज़रबंद किया गया, लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उनकी नज़रबंदी खत्म हो गई। फिर दिसंबर 2008 में होने वाले मुंबई हमलों के बाद हाफिज सईद नज़रबंद हुए। फिर अक्टूबर 2009 में एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, जबकि हाफिज सईद को आखिरी बार जनवरी 2017 में नज़रबंद किया गया, लेकिन फिर 10 माह के बाद नवंबर 2017 में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नज़रबंदी में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अब एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हुए हैं। इस हवाले से टाइमिंग बड़ी अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, FATF की डेडलाइन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आमिर राना साहब, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं। आमिर राना साहब, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, ज़ाहिर पहले भी गिरफ्तार हुए, रिहा होते रहे हैं, मगर इस दफ़ा उनकी तंजीम को भी बाकायदा कलअदम करार दिया गया है। असासे मुंजमद करने की बातें, बैंक अकाउंट्स पर क्रैकडाउन, ये सब हुआ है, उसके बाद ही गिरफ्तार हुए हैं। आपको लगता है इस दफ़ा कुछ अलग है और एक मस्बत बात है? FATF के हवाले से पाकिस्तान पर दबाव, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमेरिका जा रहे हैं, उनसे मुलाकात, तो एक अलग आपको रवैया नज़र आ रहा है रियासत का इस दफ़ा?
हाँ, बिल्कुल ही ऐसे इशारे हैं कि अब पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जितने भी अच्छे और बुरे तालिबान की जो बहस है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी जब FATF का पेरिस के अंदर इजलास हुआ था और जब पाकिस्तान की तरफ से असेसमेंट दी गई थी कि कुछ ग्रुप कम थ्रेट रखते हैं और कुछ की तरफ से ख़तरा ज़्यादा है, तो ख़ासी एम्बेरसमेंट हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक ही तरीके से उनको डील किया जाए। तो लेकिन बहरहाल इसमें कैपेसिटी का इशू बाहर सामने आ रहा है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से कि जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, जिन पिछले 4 केसेस का हवाला दिया है, तकरीबन उसी तरह के हैं, सवाए इसमें कि इसमें इजाफा किया गया है कि ये जो पैसे इकट्ठे करते रहे हैं वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हुए। वो चार्जेस जिसकी वजह से बरी होते रहे हाफिज़ सईद, वो ये था कि लश्कर तैयबा के सरबराह हैं, तो इस मरतबा भी यही उनका दावा किया गया है। लेकिन इस बार थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी कि नोटिफिकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से है, जमात उद दावा समेत इसके तमाम जो फलाही इदारे थे कि उनको भी कालेदम करार दिया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद इसमें बड़ा मसला पेश आएगा CTT को अपना केस इस्टेब्लिश करने के लिए कि जब आप कह रहे हैं कि ये रकम जो है जो इकट्ठी करते रहे हैं ये दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हुई है, तो वो कहाँ पे इस्तेमाल हुई है? क्या पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई है या पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल हुई है? वो किस किस्म के केसेस थे, उनकी नोयत क्या थी? मेरा ख्याल है कि क्रिटिकल है। यही वो शायद एक एरिया हो जो हाफिज़ सईद साहब के जो वकला हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करने की। अब इनकी तंजीमों को भी बैन कर दिया गया है, मगर उसके साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक हैं। माजी में बार बार ये सवाल उठता था कि उन लोगों का क्या होगा, उनको कैसे मेन स्ट्रीम किया जाएगा, क्या होगा? उसके हवाले से भी आपको कोई होमवर्क नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। जब ये एक्शन स्टार्ट हुआ था साल के शुरू में, तो उस वक्त इस किस्म की बहुत सारी इतलात थी मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि शायद इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में डाला जाएगा, डीरेडिकलाइजेशन होगी, रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गए। वैसा अभी तक कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आया है और सिर्फ ये देखा गया है कि जो इनके स्कूल हैं उनको जो प्रोविंशियल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सुपरविजन में दे दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली वही लोग उन स्कूलों को चला रहे हैं। महकमा औकाफ को उनके मदारिस उनकी सुपरविजन दे दी गई है, लेकिन वही लोग उनको चला रहे हैं। फिर वो जो इनके चैरिटी के लोग थे, वाबस्ता थे, उनकी तरफ भी तक कुछ थोड़ी सी जॉब्स जो हैं उनको रेस्क्यू के अंदर दी गई हैं। तो भी ख़ासा चैलेंज है। ये रिसोर्सेज भी चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है वो पूरा एक प्लान चाहिए और विल चाहिए कि इनको किस तरीके से आप लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा स्पेस मौजूद है रिहेबिलिटेशन, डीरेडिकलाइजेशन के। UN की सिक्योरिटी काउंसिल की इसके अंदर बहुत वाज़ेह करारदादें हैं। यानी आपको कोई ऐसा प्रेशर ऐसा नहीं आएगा दुनिया की तरफ से अगर आप कोई जामे। बहुत शुक्रिया आमिर। नहीं आएगा। रियासत संजीदा नज़र आ रही है इस दफ़ा इस हवाले से, जो कि एक बड़ी मस्बत बात नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में इतना है। प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।